नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपसे बात कही थी, सूचना दी थी कि हम आज नेहरू जी की चीन नीति पर बात करेंगे और ये बात करना इस समय थोड़ा-सा ज़रूरी हो गया है क्योंकि लगातार चीन के साथ कुछ न कुछ सीमा पे चर्चाएँ हो रही हैं और हमारे मीडिया में भी आता है और सरकार या विपक्ष या सेना या विदेश मंत्रालय इस पर अपने-अपने तरह से सोचते होंगे, कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें गोपनीय होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन उससे अलग जो व्हाट्सएप के सिपाही हैं, वो तुरंत जाकर इस मामले में नेहरू जी की चर्चा करने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि 2020 में जो हो रहा है, उसका ताल्लुक सीधे-सीधे 1964 से 1962 से उसके पहले के हालात से और जो नेहरू जी ने किया वही हुआ। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि पिछले करीब 60 एक साल में कुछ पानी बह गया होगा गंगा जी में और चीन में भी बहुत से हिमालय की बर्फ पिघली होगी। तो खैर हम बातचीत शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ज़्यादातर बातें जो नेहरू जी के बारे में कही जाती हैं, जो बातें नेहरू जी को लेकर कही जाती हैं, उनमें एक बात तो ये आती है मुख्य रूप से कि साहब जो भारत और चीन का युद्ध हुआ तो नेहरू जी को पता ही नहीं था कि चीन से युद्ध होने वाला है और वो बैठे रह गए। फिर आता है कि जब चीन से युद्ध शुरू हो गया, तो हमारी सेना के पास हथियार नहीं थे अच्छे, दूसरी बात आती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जूते और कपड़े नहीं थे। चौथा आरोप ये लग जाता है कि हमने अपनी वायुसेना का वैसे इस्तेमाल नहीं किया जैसे करना चाहिए था और बातें उसमें जुड़ती जाती हैं। तो ये जो किताब का मैं अक्सर ज़िक्र कर ही लेता हूँ, तो नेहरू और मिथक और सत्य में मैंने ये दोनों चीज़ें भी कवर की थी और कवर करने में 2 बातों का ख़्याल रखा था कि बहुत युद्ध के उसमें नहीं गया मैं डिटेल्स में। इसमें क्या है कि चीन के साथ जो रिश्ते थे उसको नेहरू जी युद्ध से पहले कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं और युद्ध के बाद कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और जोड़ लूँ कि कई लोगों के मुख से मैंने ये भी सुना है कि जब अ, ये चीन के युद्ध में भारत एक तरह से कमज़ोर पड़ गया और हम चाहें तो हार भी कह सकते हैं। हालाँकि इधर हम जब किसी भी विषय पे हार शब्द का प्रयोग करना या देश को कहीं कोई कमज़ोरी आ जाए उसे कहना हम बुरा मानते हैं, तो हमें पुरानी बातों को भी बुरा मानना चाहिए अगर परिभाषा यही है तो। अगर आज हम किसी विषय में कहते हैं कि नहीं यहाँ देश कमज़ोर पड़ गया तो उसे कहा जाता है कि आप तो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो फिर देश अगर पुराने ज़माने में कहीं हार गया था तो उसे हारना कहना भी देश के खिलाफ बोलना ही माना जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोग क्या मानते हैं? तो ये भी कहा जाता है कि नेहरू जी बहुत उदास हो गए थे और वो अवसाद में रहने लगे थे, बहुत एक्टिव नहीं रहते थे। वो उनका मनोबल बहुत गिर गया था। ये बातें भी सुनी हैं। तो जब हम सिलसिलेवार ये एक चीज़ और यहाँ उठा लूँ मैं, ये नेहरू वाङ्मय है ये, 100 वॉल्यूम इसके पूरे छप के आ चुके हैं। यहाँ से भी आपको दिखेगा। तो इसको जब मैं हिंदी में, अंग्रेजी में हिंदी वाला है, अंग्रेजी वाले में भी उपलब्ध है, तो उन सबको पढ़ रहा था, तो उसमें आया कि ऐसा मुझे नहीं दिखा कि नेहरू जी का बिल्कुल कोई आत्मबल गिर गया हो उस लड़ाई के बाद। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। चीन की कहानी सिर्फ़ वो नहीं है जो सन 62 की लड़ाई में हमने देखी। चीन की कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन में उसमें क्या चाई शेक और वो सब लोग हुआ करते थे। बाद में वहाँ एक रिवॉल्यूशन होता है, माओ त्से-तुंग आते हैं, माओ त्से-तुंग के आने के साथ-साथ वहाँ कम्युनिज़्म आता है, जो अफ़ीम के नशे में एक देश लंबे समय से पड़ा हुआ था, वो जागता है। लेकिन 2 देश 2 रास्तों पे चलते हैं और 2 पड़ोसी देश हैं लेकिन बहुत दूर हैं आपस में। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हिमालय की सबसे मोटी और सबसे ऊँची दीवार है, दुनिया में इतनी बड़ी दीवार चीन की दीवार भी इतनी ऊँची और बड़ी तो हो नहीं सकती है। तो वो दीवार ने हमें 2 दुनिया बना के रखा है, हम लोग कहने को पड़ोसी हैं, चंद मील, चंद 100 मील के फासले पे हैं, लेकिन हैं असल में बहुत दूर। 2 सभ्यताएँ भी हमारी उनकी अलग हैं और दोनों की सभ्यताएँ बहुत पुरानी हैं। नेहरू के अगर आप भाषण देखेंगे तो हमेशा वो बहुत पहले शुरू करते हैं कि 2 महानतम सभ्यताएँ हैं दुनिया की और इन्हें साथ मिलके काम करना चाहिए। लेकिन जब भारत आज़ाद हो जाता है तो नेहरू की जो कोशिश है, वो गांधी के जो मॉडल था अहिंसा का, हर व्यक्ति की आज़ादी का मतलब आज़ाद होने का, उसे डेमोक्रेसी की फ्रेम में रखना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि जो उस ज़माने में 40 करोड़, 45 करोड़ आबादी थी भारत की, उस सबके पेट में खाना चला जाए, उनके तन पे कपड़ा आ जाए और वो सब आज़ादी महसूस कर सकें। चीन का मामला इस तरह का नहीं था, वहाँ एक कम्युनिस्ट मॉडल था। कम्युनिस्ट मॉडल
हर कम्युनिस्ट मॉडल का मतलब कार्ल मार्क्स का मॉडल नहीं होता है, वो माओ सेतुंग का मॉडल था। और उस मॉडल में ये बात थी कि हमने जो कहानियाँ सुनी है उसमें तो बहुत सख्ती का था कि टोटल देश आगे बढ़ जाए, उसके हथियार आगे बढ़ जाएँ, उसका उत्पादन आगे बढ़ जाए, भले ही उस अनुपात में मनुष्य की आज़ादी आगे ना बढ़े, भले ही उस अनुपात में मनुष्य की खुशहाली आगे ना बढ़े, अभिव्यक्ति की आज़ादी आगे ना बढ़े। तो अगर सामूहिक रूप से एक स्टेट मजबूत हो जाए, तो वो मानते थे कि हम मजबूत हो गए। नेहरू जो कि गांधी के सिद्धांतों में चल रहे थे, अपने सिद्धांतों पे चल रहे थे, जो डेमोक्रेसी को देख रहे थे, जिनके पास विज़न था, उनका था कि हम भले ही अपेक्षाकृत गरीब रह जाएँ, अपेक्षाकृत हमारे पास उतने बड़े हथियार, तोप, तमंचे ना हों, लेकिन हमारा हर आदमी अगर खुश है, अपनी बात रख पा रहा है और वो क्यों ना करते ऐसा? क्योंकि जो आज़ादी हमने हासिल की थी, दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को, ब्रिटिश एम्पायर को बिना हथियारों के हरा के, नैतिक बल से हरा के, आदमी को अपने आत्मनिर्भर बना के, उसके अंदर हुकूमत का डर खत्म करके हमने आज़ादी हासिल की, तो हम उन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन सिद्धांतों को जो अहिंसा के सिद्धांत थे, नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों के माध्यम से पूरी दुनिया में रखा और बहुत बड़ी शख्सियत थी उनकी, पूरा एक आज उसकी कल्पना करना कठिन है कि नेहरू का कितना बड़ा कद था विश्व की पॉलिटिक्स में। तो जब भारत आज़ाद हो गया और उसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ज़रूर सोवियत संघ और ब्रिटेन और अमेरिका एक तरफ आए थे और उन्होंने जर्मनी और इटली और जापान इन सबको हराया था। लेकिन उसके बाद दुनिया 2 ब्लॉक्स में बँट गई। एक तरफ हो गया सोवियत संघ का खेमा और एक तरफ हो गया अमेरिका का खेमा। ये व्याख्या है मेरे शब्दों में, लेकिन ये इस युद्ध की व्याख्या एक तरह से नेहरू जी के शब्दों में अलग-अलग जगहों पे उन्होंने की है। मैं कहीं-कहीं रेफ़रेंस उठा के भी बता दूँगा आप लोगों को। तो 2 खेमे बँट गए। नेहरू जी ने ये तय किया कि हम इनमें से किसी खेमे में नहीं रहेंगे। हम निर्गुट आंदोलन में रहेंगे, पंचशील का हमारा सिद्धांत है। तो हम ना तो इनके हाथ में कठपुतली बनेंगे, ना उनके हाथ की कठपुतली बनेंगे। और उसका मकसद नेहरू बार-बार अपने जो संसद में भी बताते हैं, लाल किले की प्राचीर से भी बताते हैं और जो मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं, उसमें भी बताते हैं, अपने मित्रों से संवाद में भी बताते हैं कि हम आज़ाद इसलिए हुए हैं कि हमारे लोग खुशहाल रहें। हम इसलिए आज़ाद नहीं हुए हैं कि हम किसी शक्तिशाली देश की कठपुतली बन जाएँ। हम इसलिए नहीं हुए हैं आज़ाद कि हम परमाणु बम बनाएँ और बम पटाखे चलाएँ और बहुत बड़ी फ़ौज यहाँ खड़ी कर दें और लड़ाइयों की तैयारियाँ करते रहें और घर में लोग भूखे मरते रहें। तो आज़ाद होते ही नेहरू ने एक ऐसी पोज़ीशनिंग ली, जिसमें अमेरिका भी भारत की मदद करता था, सोवियत संघ भी हमारी मदद करता था और दुनिया के बाकी जो विकसित देश थे, जो तरक्की कर चुके मुल्क थे, वो हमारी मदद किया करते थे और बहुत से मसलों में हमें मदद करनी पड़ती थी। वैसे में 50s के आस-पास कोरिया का मामला शुरू हुआ। तो कोरिया का आज आप देखते होंगे ना कि ये किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं और फिर दक्षिण कोरिया है, जो कि एक कोरिया था वो फिर उसी बँटा। तो कोरिया का युद्ध शुरू हुआ और कोरिया के युद्ध में कोरिया के साथ चीन लगा हुआ था और उधर से अमेरिका लगा हुआ था। वो लड़ाई बड़ी लंबी चल रही थी। सोवियत संघ भी था उसमें, लेकिन वैसे नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से कोरिया पे अमेरिका अपना मामला जमाना चाहता था। लेकिन चीन ने जो ट्रेनिंग पूरी की थी, वो पहाड़ी हथियार और गुरिल्ला युद्ध उन सब में उसने ज़बरदस्त ट्रेनिंग की और चीन वहाँ अमेरिका भी पार नहीं पा पा रहा। तो उसमें एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उस ज़माने की अगर आप पढ़ें तो उसमें एक जगह वो लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स कि कोरिया युद्ध का क्या परिणाम होगा, यह सिर्फ़ एक ही आदमी के दिमाग में चल रहा है और वो है जवाहरलाल नेहरू। तो आज जिस उत्तर कोरिया से लोग खौफ़ खाते हैं और जिसके बवाल के मारे लोग परेशान हैं, उस ज़माने में जब वो बहुत बुरी तरह से फँसा हुआ था, तो उसके बारे में सोचा जा रहा है कि इसका हल सिर्फ़ जवाहरलाल नेहरू कर सकते हैं। भारत ने हस्तक्षेप ही नहीं किया, हमारी शांति सेना भी वहाँ गई और फिर बाद में कोरिया 2 हिस्सों में बँटता है और कोरिया का एक अंततः एक समझौता होता है। कोरिया का वो समझौता कराने में मुख्य रूप से भूमिका भारत की रही। आपको ताज्जुब हो सकता है कि सोवियत संघ जहाँ खड़ा हो, अमेरिका जहाँ खड़ा हो, चीन भी लड़ रहा हो, वहाँ भारत कराए, लेकिन भारत ने कराया था। आप एक भाषण पढ़ेंगे, उस समय का लाल किले की प्राचीर से नेहरू जी संबोधित कर रहे हैं और तो साहित्य में आपको सब मिल ही जाएगा। अब क्या होता है, ये जो करा दिया इससे चीन की जो थोड़ी बहुत हैसियत थी विश्व की राजनीति वो और नीचे आ गई और चीन ने इसे अपने निजी अपमान के तौर पे ले लिया। इस बात को नेहरू जी बार-बार सन उन पहले से 52-54 में और और हमारे संबंध गड़बड़ाने लगे। उस समय फिर चीन ने लद्दाख पे कब्ज़ा कर लिया। सॉरी सॉरी लद्दाख पे नहीं कर लिया, तिब्बत, तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया। तिब्बत उस समय तक आज़ाद देश होता था, उससे स्थिति बदली। तो कई लोग कहते हैं कि सन 50 में बताया गया था नेहरू को, सन 52 में बताया गया था, वो समझे नहीं। अगर आप उसमें पार्लियामेंट के
में जो पूरे विषय को संबोधित कर रहे हैं नेहरू, वो उसी में कह रहे हैं कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद स्थितियाँ बदल गई हैं। तिब्बत में जो हमारे जिस तरह से कार्यालय चलते थे, अब वैसे नहीं चलेंगे, जो हमने अपने ट्रेड को प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, अब चीज़ें बदलेंगी, हमें उसके हिसाब से काम करना है और हमें बहुत आगाह रहना है। वो 2 बातें कहते हैं यहाँ। पहली बात तो ये कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोई मुल्क क्यों हिमालय जैसे बर्फीले इलाके को पार करके भारत पे हमला करेगा, उस पे क्यों कब्ज़ा करना चाहेगा, वो क्यों अपनी फ़ौज को वहाँ फँसाना चाहेगा, वो क्यों एक बर्बादी को दावत देना चाहेगा, जिसमें वो भी बर्बाद हो और हम भी बर्बाद हों। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये मूर्खतापूर्ण बात होगी अगर कोई वहाँ से हमला करता है। ये 52 में कह रहे हैं पार्लियामेंट में। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को वो नहीं असावधान नहीं रह सकते। हमें अपने बॉर्डर्स पे पूरी तैयारी रखनी है, तैनाती रखनी है और अलर्ट रहना है। फिर वो आगे कहते हैं वहीं सन 52 में कि हमें किसी भी सूरत में पूरा हिमालय की हमें रक्षा करनी है। हिमालय सिर्फ़ हमारा नक्शा नहीं है, हिमालय सदियों से हमारी परंपरा का प्रतीक है, हमारे भरोसे का प्रतीक है। तो हिमालय तक कोई आ जाता है तो हमारे मानसिक रूप से भी हमें लगता है कि हम अब खतरे में हैं, इसलिए हिमालय हमें सुरक्षित रहना है। फिर वो आगे बढ़ के कहते हैं कि नेपाल पर भी कोई कहीं नहीं आना चाहिए, नेपाल की सुरक्षा भी एक तरह से हमारी ज़िम्मेदारी है। नेपाल तक कोई आता है तो वो भारत तक आ रहा है, तो हमें नेपाल को भी सुरक्षित रखना है। आगे बात बढ़ती है शायद 59 की बात है कि वो चीन ने फिर इसी बीच में जो आज मेघालय है, इसे उस समय अंग्रेजी टर्म है मैं भूल रहा हूँ, उसे कहते थे, चीन ने उस पे दावा जताना शुरू कर दिया मेघालय पे। सॉरी अरुणाचल प्रदेश पे, चीन ने अपना दावा जताना शुरू किया। तो उसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया और नाम भी बदला उसका, जो अरुणाचल प्रदेश आज नाम है, तब उस समय नहीं हुआ करता था, दूसरा नाम था। आज तक हमारा अभिनंग है। अभी कभी-कभी आप देखते होंगे कि चीन अभी भी वहाँ नत्थी वीज़ा जारी करता है, तो वो उसी समय का विवाद है, लेकिन भारत ने उसे पूरी तरह से टैकल कर लिया। ये फिर 59 में जो तिब्बत से दलाई लामा हटाए गए, तो वो भारत में आ गए और हमने उनकी निर्वासित सरकार को यहाँ हेडक्वार्टर बनने दिए, बनाए दिए। तो भारत ने कहीं कोई डर भय का उसमें कहीं माहौल आप देखेंगे, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, हम निर्वासित सरकार को अपने यहाँ बना रहे हैं। इंटरनेशनल फ्रंट पे जहाँ कोरिया में सारी ताकत चीन अपनी लगाए हुए है, वहाँ हम जाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं, हमारी सेना भी जाती है, हम सेटलमेंट करते हैं, एक समझौता होता है, दुनिया उस समझौते को कबूल करती है। दुनिया का मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, शीत युद्ध की 2 महाशक्तियाँ हमारे कराए हुए समझौते को स्वीकार करती हैं और हमारी लीडरशिप आगे बढ़ती जा रही है। इधर क्या जब 62 की लड़ाई के पहले की जो स्थिति आती है, जिसकी व्याख्या पूरी नेहरू जी ने की, मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में की है, इस किताब में आपको मिल जाएगा। 407 पेज के आस-पास से शुरू होती है बात, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें असल बात ये आ रही है कि चीन जो युद्ध से पहले बहुत उसकी स्थिति खराब थी, आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो गए थे। खेती की स्थिति वहाँ बड़ी विषम थी और लोग भूखे मरने के कगार पड़ गए थे। चीन की जो आक्रामक नीतियाँ थी, उससे उसके और सोवियत संघ, जो आज रूस है, उसमें सोवियत संघ बड़ा वाला जो देश था, नए लड़के नहीं जानते होंगे, सीनियर लोग तो सब जानते हैं। तो सोवियत संघ से भी उसके रिश्ते खराब थे, सोवियत संघ भी कम्युनिस्ट मुल्क था और चीन भी था, लेकिन दोनों कम्युनिज़्म में और उनके उसके एग्ज़ीक्यूशन में फ़र्क था। सोवियत संघ थोड़ा-सा हमारे करीब आ रहा था। तो चीन और सोवियत संघ के रिश्ते इतने बिगड़े कि जो फैक्ट्रियाँ-वैक्ट्रियाँ चलती थी चीन में, उन सब से भी इंजीनियर्स वगैरह अपने सोवियत संघ ने वापस ले लिए। तो नेहरू जी कहते हैं कि चीन ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रणनीति बनाई। चीन ने रणनीति ये बनाई कि भारत के संबंध अमेरिका से भी ठीक है और सोवियत संघ से भी ठीक है और इसका वर्चस्व भी है। तो क्यों ऐसा कुछ किया जाए कि इसको मजबूर किया जाए भारत को कि ये या तो इस ब्लॉक में चला जाए या उस ब्लॉक में चला जाए। तो अगर चीन भारत के ऊपर हमला करता है और चीन और भारत का युद्ध होने लगता है, तो वैसी परिस्थिति में अगर हम अमेरिका से मदद मांगते हैं, तो अगर अमेरिका भारत की तरफ से आता है, तो ज़ाहिर है सोवियत संघ अमेरिका का दुश्मन होने के कारण चीन की तरफ से आएगा। तो चीन और सोवियत संघ के जो बिगड़े हुए रिश्ते चल रहे हैं, वो कुछ सही हो सकते हैं। और अगर भारत मदद नहीं माँगता और उस युद्ध में फँसता है, और चूँकि चीन की लगातार लड़ाई की ट्रेनिंग है, गुरिल्ला ट्रेनिंग है, पहाड़ी युद्ध की उसकी ट्रेनिंग है, तो वो थोड़ा-सा भारत को नीचा दिखा देगा। क्योंकि उन पहाड़ों पे जहाँ जिनकी रक्षा में ही बहुत सारा खर्च होना है, अकेला कब्ज़ा करने के उद्देश्य से ना तो हम जाएँगे भई, हम ही चले जाएँ वहाँ फ़ौज लेके या वो आ जाएँ। आज बहुत बाद में 1984 के आस-पास या उसके आस-पास राजीव गांधी के समय में सियाचिन पे फ़ौजें गईं, तो हमारी फ़ौज भी गई हुई है, उधर से पाकिस्तान की गई है, पहले नहीं जाती थी। तो उसमें हो क्या रहा है आप सब लोग देखते होंगे कि अब तो हमारे बहुत से सैनिक मर जाते हैं वहाँ सर्दी से और उधर पाकिस्तान के सैनिक भी मर जाते हैं सर्दी से। तो दोनों तरफ से खर्चा बहुत होता है और दोनों तरफ से सैनिकों की जान बहुत जाती है, बिना युद्ध के।
तो ये तो एक जगह पे है, तो उतने बड़े पहाड़ों पे हम अगर करेंगे सब जगह, तो कैसे होगा? ये लड़ाई की स्थिति आती है। फिर चीन ने हमला किया। हमले के बाद चर्चाएँ हुई, जो मैंने शुरू में सवाल उठाए। तो नेहरू जी उसमें साफ-साफ स्पष्ट करते हैं। ये तो कहते हैं कि जो-जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, क्योंकि वो गैरतदार लोग थे, लेकिन उनकी गलती उस तरह से नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये आरोप लगाए गए कि साहब हथियार उस तरह के नहीं थे। तो कहते हैं हथियार उतने अत्याधुनिक नहीं थे जैसे और देशों में होंगे, लेकिन जितने यहाँ चाहिए उस तरह के थे। फिर उसमें आता है कि रसद की कमी पड़ी, पोशाक की कमी पड़ी। तो नेहरू जी बताते हैं कि हाँ, वो इलाका जिस तरह का है, वहाँ जो भी मदद पहुँचाई जानी थी, वो हवाई मार्ग से पहुँचाई जानी थी। और हवाई मार्ग से जब कोई मदद पहुँचाई जाती है, गिराई जाती है, तो वो बहुत बार खंदकों में गिर जाती है, खाइयों में गिर जाती है, तो वो कई बार नहीं पहुँच पाती। और अब ये आप देखें तो इस बात को समझना बहुत कठिन नहीं है। अभी साल 2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल के आस-पास ही एक हेलीकॉप्टर गिर गया था। उस हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूँढने में 3-4 महीने लग गए थे। तो आज माने 2018-2020 में अगर एक हेलीकॉप्टर वहाँ गिर जाता है और उसका मलबा खोजने में 4-5 महीने लग जाते हैं, तो सोचिए सन 64 में, सन 62 में, सन 60 में अगर वहाँ कोई लड़ाई छिड़ती है, तो हम कैसे पहुँचेंगे? दूसरी स्थिति जो आज है, वो तब भी थी कि तिब्बत के रास्ते एक तरह से आप नेपाल की छत पे आ जाते हैं। तो अब चीन ऊपर था और हम सब नीचे पड़े हुए थे। तो हमारे सैनिकों को नीचे से ऊपर जाना था। उनकी लड़ाई की तैयारी भी थी। ये सब नेहरू जी बता रहे हैं, मैं अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूँ। और कोई भी समझदार आदमी नेहरू कह रहे हैं कि समझता है कि अगर मैदान से किसी को इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके लड़ाई करनी हो तो उसकी बॉडी ही काम नहीं करती। ये सारी विडंबनाएँ थी। अब वो आखिरी एक और दलील इसमें जोड़ते हैं कि इससे रणनीति लड़ाई के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये होता कि हम वहाँ लड़ाई ही ना लड़ते। हम थोड़ा-सा नीचे अपना मोर्चा बना लेते, जहाँ हमारी रसद भी पहुँच जाती, हमारा साज़ो-सामान भी पहुँच जाता और हम चीन का मुकाबला ज़रा दृढ़ता से कर पाते। लेकिन नेहरू कहते हैं कि ये तो ठीक है कि हम थोड़ा पीछे हट के उनका मुकाबला करते और ये रणनीतिक लिहाज से और युद्ध नीति के लिहाज से एक अच्छी बात होती। लेकिन क्या हम अपनी सरहद को उन्होंने और अंदर घुसाने देते और फिर हम अच्छी लड़ाई लड़ते? तो हमें तो जितनी सरहद जहाँ तक हम रोक सकें अपने बॉर्डर के पास, वहाँ तक लड़ना था, भले ही हमारे पास सड़क ना हो, भले ही साज़ो-सामान ना हो, भले ही हमारे सिपाहियों की ट्रेनिंग ना हो, हमें लड़ना था। और जब युद्ध हो गया, भारत परास्त हो गया, सेटलमेंट भी हो गया, सेटलमेंट अच्छा ही हुआ होगा क्योंकि आज कितने साल हो गए हैं 62 से 2020 आ गया, ऑलमोस्ट 58 साल हो गए। फिर भी उस युद्ध के बाद से हमारे और चीन के बॉर्डर पे कोई गोली नहीं चली है। एक अशांत किंतु शांत बॉर्डर है। वहाँ कोई तनाव बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2 बहुत बड़ी महाशक्तियाँ कोई युद्ध हो जाए तो वो तो बहुत भयानक हो सकता है। उनके पास भी परमाणु बम है, हमारे पास भी परमाणु बम है। तो कोई ना कोई सेटलमेंट उसमें हुआ होगा, जिसके कारण से फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। और आखिरी बात जो नेहरू समझाते हैं, जो लाल किले से भी कहते हैं, मुख्यमंत्रियों के पत्र में भी कहते हैं, कि चीन तो कई बार ये कह चुका है कि हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्योंकि लड़ाई में अगर 1-2 करोड़ लोग मर भी जाएँ, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है। जो मुल्क ये कह रहा है कि हम लड़ने को तैयार हैं और 1-2 करोड़ आदमी मर जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं है। जिस मुल्क के लिए अपने नागरिकों की 1 करोड़ और 2 करोड़ नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है, क्या भारत ऐसा कर सकता था? क्या जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर सकते थे? और जवाहरलाल नेहरू क्या, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री तब से लेके अब तक क्या ऐसी बात कह सकता है? हमारी कल्चर में ही नहीं। यहाँ तो हम एक-एक जान की कीमत करते हैं और गांधी और नेहरू तो जान की कीमतों से ही आए थे। तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि देखो ये भटकाने की कोशिश हुई है, ये हमें ब्लॉक में ढकेलने की कोशिश हुई है, लेकिन हम अब भी ना तो सोवियत संघ के ब्लॉक में जाएँगे, ना अमेरिका के ब्लॉक में जाएँगे। हम फिर से लड़ाई की तैयारी करेंगे, लेकिन लड़ाई की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ फ़ौज तैयारी करे। लड़ाई की तैयारी का मतलब है कि हर आदमी जो खेत में काम कर रहा है, वो खेत में मेहनत से काम करे और जो कारखाने में काम कर रहा है, वो कारखाने में मेहनत से काम से करे। क्योंकि जब सब लोग मिलके काम करेंगे, तो देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश की ताकत बढ़ेगी। देश की ताकत बढ़ेगी तो देश के पास पैसा आएगा। जब वो पैसा आएगा तो उसी से तो हम हथियार खरीदेंगे। अगर हमें युद्ध लड़ना है तो उसके लिए सरप्लस मनी क हमें अर्जित करना होगा, तो उससे हम हथियार लेंगे, गोला-बारूद लेंगे, रिसर्च फैक्ट्रियाँ खोल रिसर्च की व्यवस्थाएँ करेंगे। वो सब चीज़ें तभी तो हो पाएँगी जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा मुँह से बातें करने से नहीं आता। आजकल हम लोग कई बार कहते हैं कि हम चीन के माल का बहिष्कार कर दें या कोई काम कर दें। लेकिन अगर हमने कोई एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे बहुत से मुल्कों से हो रखे हैं, जिनमें चीन भी शामिल है, तो हम कहने को कह सकते हैं कि बहिष्कार कर दें। लेकिन जब हम कानूनों से बंधे हुए हैं, तो हम कैसे बहिष्कार कर देंगे?
उसका उपाय ये है कि हम उनसे अच्छी क्वालिटी का माल पैदा करें, उनसे अच्छी गुणवत्ता का माल पैदा करें। अगर हमारा प्रोडक्ट अमेरिका के या फ़िनलैंड के या चीन के प्रोडक्ट से अच्छा होगा, तो हम लोग उसी को खरीदेंगे। प्रोडक्ट अच्छा कब होगा? जब रिसर्च में काम होगा। रिसर्च कब होगी? जब लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे। लेकिन लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके तो नारेबाज़ी कर रहे हैं। तो अगर हम जब यूनिवर्सिटी में भारत माता की जय बोलते हैं और नारेबाज़ी करते हैं, तो हम असल में भारत माता का अहित कर रहे होते हैं। अगर हम वहाँ रिसर्च करें, काम करें जिससे कोई ज्ञान बाहर आए और ज्ञान से कुछ कंस्ट्रक्शन हो, निर्माण हो, तो देश मजबूत होता है। नेहरू वापस यहाँ लेके आए। ये 2-4 बातें थी, तो इनमें आपको फिर देख लीजिए कि ना तो वो हथियारों का संकट था, ना वो एयर फ़ोर्स का संकट था। असल संकट था चीन की उस नीति का जिसमें वो हमें एक ब्लॉक में ढकेलना चाहते थे। दूसरा था उस कम चीन के और हमारे उस कमिटमेंट के बीच का फ़र्क का, जिसमें वो कहते थे कि करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कहना था कि हम अपने लोगों को क्यों मराएँ, हम तो एक क्योंकि ये भारत तो एक-एक आदमी से मिलके बना है, एक-एक आदमी को खुशहाल रहना चाहिए। तो हम तो लगे हुए थे कि पंचवर्षीय योजनाएँ बनें, कैसे सिंचाई के साधन बढ़ें, कैसे एजुकेशन बढ़े, कैसे हेल्थ का सिस्टम बढ़े। इसीलिए आप देखें कि नेहरू जी के कार्यकाल में जो 17 साल रहे हमारी औसत आयु काफ़ी बढ़ी थी। हमारे सिंचाई का रकबा इतना हमने सिर्फ़ सन 55 तक जोड़ लिया था, जितना अमेरिका में कुल सिंचित भूमि थी। और एजुकेशन के मामले में अब चूँकि बड़ा देश है, हमेशा चीज़ें छोटी लगती हैं, आपको लगेंगी कम हुई। लेकिन बहुत सारे काम हुए थे और मुल्क ने एक अलग किस्म की तरक्की की थी। हमने उस समय इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। लेकिन चीन ने पहले राउंड में युद्ध की तैयारी की और वो उसने एक अपनी पोज़ीशन बनाई। फिर आगे चल के बदलाव चीन की ये जो अभी आपको चीन दिखने लगा है और ये बाकी चीज़ों में तरक्की हुई है, ये बाद की है। लेकिन इन 2 जो चीज़ों को एक बात देखना पड़ेगा कि क्या हम तानाशाही के साथ सैनिक शक्ति चाहते हैं या हम लोकतंत्र के साथ मनुष्य की आज़ादी चाहते हैं? हमें लगता है भारत दूसरे विकल्प के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। इसलिए चीन को लेके बार-बार दौड़ के जाए, चीन के साथ थोड़ा-सा छींक भी आ गई बॉर्डर पे तो हम चले गए कि नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी ने वो किया था। अगर नेहरू जी ने सब किया था तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो किया था, उन्होंने तो भारत को आज़ाद कराया था, हम क्या करा रहे हैं? वो तो 10 साल जेल में रहे थे, हम क्या कर रहे हैं? और उन्होंने तो इतनी लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई के बाद भी गर्व से आके लाल किले पे खड़ा हुआ था और लोगों मुल्क को आगाह किया था और आगे पूरी पॉलिसी बदली थी कि आज जो हमारे पास दुनिया भर के डीआरडीओ हैं और सारे संस्थान हैं, वो सब नेहरू के ज़माने से हैं, पता था। लेकिन एक आदमी जिस समय भूखा भी हो और उसके तन पे सिर्फ़ लंगोटी हो और उसी समय उसे युद्ध भी करना हो, तो आप बताओ नंगा आदमी कैसे लड़ेगा? भूखा आदमी कैसे लड़ेगा? इसलिए नेहरू ने तय किया कि पहले रोटी खिलाऊँगा, कपड़े पहनाऊँगा, फिर लड़ाई के लिए इसे तैयार करूँगा, थोड़ा बहुत करेगा। चीन ने कहा नहीं मरते मर जा, मगर लड़ाई के लिए चलना है। तो अगर ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें सिर्फ़ युद्ध करना है और अपने लोगों को मरवा के ज़मीनों पे कब्ज़े करने हैं, तो ये तो फिर मध्य युग की बातें हो गई। आज भी लोग मध्य युग की बातें करते हैं, तो वो कर सकते हैं। चीन परमाणु बम की तरफ बढ़ रहा था, नेहरू एटम्स फॉर पीस की तरफ बढ़ रहे थे और वो चीज़ें हमारे आज तक काम का आ रही हैं। आज भी जो लोग विदेश जाते हैं, जिन्हें वीज़ा मिलता है, जो वहाँ काम करते हैं, वो देखते होंगे हमारी रेपुटेशन कुछ अलग है। आज भी अगर अमेरिका कुछ चीन से कोई विवाद होता है, तो हमारी तरफ क्यों बढ़ के आता है? सोवियत संघ हमारे साथ हमेशा क्यों खड़ा रहता है? कोई बात तो हमारी पॉलिसीज़ में ऐसी होगी कि दुनिया की महाशक्तियाँ जो आपस में अलग-अलग हैं, वो इस मुद्दे पे हमारे साथ खड़ी होती हैं। और आपको वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण में जो मैंने उनकी मृत्यु पे लिखा था याद होगा कि जब चीन से युद्ध हो रहा था और कुछ लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई करार कर लेना चाहिए कि इस युद्ध में कहीं पाकिस्तान भी हम पे हमला ना कर दे। तो चिंता इस बात की हो गई थी कि एक तरफ चीन से युद्ध हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरब से मतलब बांग्लादेश जो है जो वहाँ पाकिस्तान है, तो पूरब से पाकिस्तान आ जाए और पश्चिम से पाकिस्तान आ जाए। क्योंकि भारत तो 3 शत्रु देशों से एक तरह से घिरा हुआ था उस ज़माने में, 2 तरफ पाकिस्तान और सिर के ऊपर चीन। तो अगर तीनों तरफ से लड़ाई हो गई तो हम क्या करेंगे? तो ये नेहरू की गैरत थी कि उन्होंने कहा ना, हम समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं होगा। अगर पाकिस्तान भी हमला करता है तो हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी लड़ेंगे और चीन के बॉर्डर पे भी लड़ेंगे, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनकी जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को विशेष रूप से उल्लेख किया कि वो डरने वाले आदमी नहीं थे। वो चाहते तो पाकिस्तान से समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो लड़ाई है तो लड़ाई है। चीन से हमने लड़ा, उसके बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान को हराया, उसके पहले नेहरू जी ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और चीन से भी हमारे रिश्ते अलग-अलग किस्म के चलते रहते हैं, समय का फेर है। और ये दूसरा जो कई लोगों के मन में चीन एक हौवा की तरह बैठ गया है, चीन वैसा नहीं है जैसा हमें समाचार माध्यमों में दिख रहा है। उसने अपनी छवि बनाई है, उसके अखबार पढ़िए और अपने यहाँ के अखबार पढ़िए, उनके अखबार हमेशा इश्तिहार की तरह आते हैं। आज सरकार ने ये कर लिया, आज सरकार ने वो कर लिया और हमने ये यहाँ पे सुरंग बना दी, यहाँ पे पुल बना दी। वो
पहाड़ पे पहाड़ खड़े हुए वैभव के पहाड़ खड़े करने में लगे हैं। कोई नहीं जानता कि चीन के गाँव में आदमी खुशहाल है कि नहीं है। कई खबरें आती हैं कि यहाँ का आदमी वहाँ नहीं जा सकता है। चीन के आपने अगर देखा हो तो वो कि कोई खास मुसलमानों का एक अलग संप्रदाय है जिसको उन्होंने डिटेंशन कैंप में डाल रखा है, उन्हें परेशान कर रखा है, वहाँ मानव अधिकारों की ये हालत कर रखी है। तो एक ऐसा मुल्क जो ना तो अपने लोगों को आज़ादी दे रहा है, जो अगर कोई ये बात कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी दो तो उनके ऊपर टैंक चढ़ा देता है। ऐसे मुल्क को हम अपना रोल मॉडल बिल्कुल नहीं बना सकते। इसलिए हम चीन से जीडीपी में एक दिन आगे निकल जाएँगे, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम खुशहाली में आगे रहें। क्योंकि दुनिया के मॉडल सिर्फ़ जीडीपी नहीं है। न्यूज़ीलैंड अच्छा देश है, हमारे बगल में भूटान एक खुशहाल देश है। अगर सारे लोग हम सारे के सारे 130 करोड़ लोग खुश रहने लगें, भले ही हमारे पास हवाई जहाज़ ना हो, भले ही हमारे पास टेलीविज़न ना हो, भले ही हमारे पास परमाणु बम ना हो, तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? और दुनिया को उसी तरफ आना है, जिस तरफ गांधी बता गए थे, जिस तरफ नेहरू ने चलने की कोशिश की थी। तो मैं ये बात यहीं तक लगभग कही, आपने 2-4 पॉइंट मैंने बताए, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं तो ये ना तो ये था कि नेहरू जी को पता नहीं था कि युद्ध होने वाला है, वो सन 50-52 से सारी चर्चा हो रही थी। ना उन्हें कोई डर था, डर होता तो कभी दलाई लामा को यहाँ निर्वासित सरकार ना बनाते। हथियारों का ऐसा कोई मामला नहीं था, जो हथियार वहाँ थे, वो हथियार हमारे पास थे। फ़र्क सिर्फ़ एक बात का था कि चीन ने तय कर लिया था कि हम करोड़ 2 करोड़ लोगों को मरवा डालेंगे। हमने तय किया था कि नहीं, हमारे लिए एक-एक आदमी कीमती है और हम आज तक उस पे कायम हैं। यही भारत और चीन के नेहरू जी के ज़माने के रिश्तों का सच है। इनमें से जितना आपको अच्छा लगे, वो आप स्वीकार करिए। जो आपको नहीं बहुत समझ में आता है, उसके लिए आप पढ़ लिख सकते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी किताबें इस बारे में अवेलेबल है और नेहरू वाङ्मय में पूरा उपलब्ध है। भारत सरकार के दस्तावेज़ों में है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में है। आप जहाँ चाहें, वहाँ जाके पढ़ें। कुछ ना हो तो फिर मैं फिर कहूँगा, प्रमोशन करना पड़ेगा कि नेहरू मिथक सत्य में मैंने 2 चैप्टर लिखे हैं और उन सब चीज़ों की बातें समाहित करके इसमें करीब 20-25 पेज में डाली हुई हैं। आप लोग पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी बात कुछ हद तक आप तक पहुँचा चुका। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। देखते हैं अगला फेसबुक लाइव कब करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।